हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी मार्ट 2.0 में। तो आज हम बताने वाले हैं झारखंड असेसमेंट का जो टेस्ट है, रियल टेस्ट, उसका क्वेश्चन और आंसर बताने वाले हैं। किस सब्जेक्ट का बताएंगे? तो हिस्ट्री सब्जेक्ट का। आज हिस्ट्री सब्जेक्ट का बताने वाले हैं। ये क्लास 12th का है और इसमें जो टाइम दिया जाता है वह 1 आवर का दिया जाता है इस टेस्ट में, और इसमें टोटल मार्क्स मेरा 20 मार्क्स का होता है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक और शेयर भी करें ताकि ये वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो जनरल इंस्ट्रक्शन क्या क्या बोल रहा है कि देयर आर टोटल 12 क्वेश्चंस इन दैट क्वेश्चन पेपर, इट इज़ कंपलसरी टू आंसर ऑल द क्वेश्चन। मतलब सारा क्वेश्चन कंपलसरी है और जो है सारा क्वेश्चन कंपलसरी है और इसमें 12 क्वेश्चन होने वाला है। तो क्या बोल रहा है फिर इसमें कि टाइप ऑफ क्वेश्चन एंड मार्क्स। तो क्वेश्चन 1 to 6 में कितना बोल रहा है? 1 to 6 में 6 क्वेश्चन रहने वाला, जो कि प्रत्येक जो सारा 1 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। अगला क्या बोल रहा है कि क्वेश्चन 7 to 10 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन देना है इसमें, जो कि 2 मार्क्स का रहेगा और इसमें टोटल क्वेश्चन 4 रहेगा। टोटल मिला के इसमें 8 नंबर मिलेगा। अगला क्या बोल रहा है कि क्वेश्चन 11 और 12 लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, जो कि 3 मार्क्स का रहेगा और इसमें 2 क्वेश्चन बनाना है। 3 मार्क्स का रहेगा और इसमें 2 क्वेश्चन बनाना है। और जो क्वेश्चन 1 to 6 आर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा। आउट ऑफ 6 चॉइस क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आर कंपार्टमेंट्री पास्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन कैरी 1 मार्क्स। जो 1 से 6 क्वेश्चन है उसमें से समय से 1 मार्क्स दिया जाएगा और इसमें से ऑप्शन ABCD करके रहेगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हम सेक्शन 1 का क्वेश्चन देखेंगे, जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि किस विदेशी यात्री ने भारतीय अध्याय से संबंधित बाधाओं का वर्णन किया? इसका ऑप्शन ए दिया है अल्बेर्नी, बी दिया है बर्नियर, सी दिया है इब्न बतूता, डी दिया है टेवनियर। इसका बता दें कि सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए अल्बरूनी हो जाएगा। अल्बरूनी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि किस विदेशी यात्री ने लाहौर में 12 वर्षीय लड़के को सती होने के लिए मजबूर करने की मार्मिक घटना के बारे में बताया है? तो इसका ऑप्शन ए दिया है अल्बरूनी, बी दिया है इब्न बतूता, सी दिया है अब्दुल रज्जाक, डी दिया है बर्नियर। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बर्नियर। कौन बताया था कि सती होने के लिए मजबूर करने के लिए मार्मिक घटना थी? इसके बारे में कौन बताया था? इसके बारे में बर्नियर ने बताया था। किसने बताया था? बर्नियर ने बताया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? तो इसमें पूछ रहा है कौन सा सही है, कौन सा कॉलम सही है। तो कॉलम ए में विजयनगर साम्राज्य का दौरा करने वाले यात्री, कॉलम बी में बोल रहा है ये जिन देशों से संबंधित थे। अब कॉलम ए में बोल रहा है कि निकोलो डे कांटो, मतलब निकोलो डे कांटी पुर्तगाल है, अब्दुल रज्जाक फारस है और अफनासी निकितन इटली है, फरमानु नुजीन रूस से है। इसका बता दें कि सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कराईकल अमैयार नामक महिला किसकी भक्त थी? जो कराईकल अमैयार नामक महिला थी वो किसके भक्त थी, सो पूछ रहा है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शिवा। किसका भक्त था? तो शिव का भक्त था। वो किसका भक्त था? तो ऑप्शन नंबर ए शिव का भक्त था। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इनमें से कौन सा कथन सही है? दूसरे इसमें से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन ए दिया है आरंभिक भक्ति आंदोलन का नेतृत्व करने अलवर नार ने किया था। बी बोल रहा है अलवर शक्ति
के भक्त थे। तीसरा बोल रहा है नार विष्णु के भक्त थे। और डी बोल रहा है सूती इस्लामी दुनिया का हिस्सा नहीं थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आरंभिक भक्ति आंदोलन का नेतृत्व तो अलवर नयनार ने किया था। सही इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये इसका सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित जानकारी की सहायता से सूती सत्य की पहचान करें। सत्य की पहचान करें। 14वीं शताब्दी के सूती, उसके शिष्य अमीर खुसरो, उनके शिष्य उन्हें सुल्तान उल मसाइल कहकर संबोधित करते थे। तो ऑप्शन ए में दिया है ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, बी में दिया है ख्वाजा कुतुबुद्दीन खफ्तियार काफ़ी, तीसरा में दिया है शेख फरीदुद्दीन गज ए सकरी, ऑप्शन डी में दिया है शेख मुजामुद्दीन अलिया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शेख निजामुद्दीन अलिया। तो सेक्शन ए का क्वेश्चन खत्म होता है। अब चलते हैं सेक्शन बी की ओर। सेक्शन बी में क्या करना है, हमको शॉर्ट आंसर क्वेश्चन लिखना है, मतलब उसका आंसर लिखना है। इसमें क्वेश्चन कितना रहने वाला है, तो इसमें 4 क्वेश्चन रहने वाला है, जो कि हर एक क्वेश्चन में 2 मार्क्स मिलेगा। तो पहला क्वेश्चन के इसमें मतलब 7 नंबर का क्वेश्चन अब क्या बोल रहा है कि किताब उल हिंद की कोई 2 विशेषताएँ बताइए। तो इसको 2 विशेषताएँ बताने हैं। तो चलिए आंसर की ओर चलते हैं। इसकी 2 विशेषताएँ क्या हैं, तो देखिए। तो पहला विशेषताएँ है विस्तृत विषय वस्तु। क्या बोलता है विस्तृत विषय वस्तु में कि यह एक विस्तृत ग्रंथ है जिसमें धर्म और दर्शन, त्योहारों, खगोल विज्ञान, रीति रिवाजों तथा प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भाल तोल तथा मापक विधियों, मूर्तिकला, कानून, मापतंत्र विज्ञान आदि विषयों में विवेचना किया गया है। तो इसके बाद दूसरा में क्या बोल रहे हैं कि स्पष्ट और सरल भाषा, मतलब स्पष्ट और सरल भाषा मतलब इसका भी था एक मतलब नाम। तो इसमें क्या बोल रहे हैं कि यह अरबी में लिखी गई है। अल बेरूनी की एक कृति है जिसकी भाषा सरल और स्पष्ट है। इसका आंसर यही हो जाएगा। तो इस आंसर को लिख लीजिएगा, बहुत ही शॉर्ट और सरल भाषा है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है कि इब्न बतूता भारतीय डाक प्रणाली की कार्य कुशलता से क्यों आश्चर्यचकित हुआ। तो इसका आंसर लिखना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, चलिए चलते हैं आंसर की ओर। क्या हो जाएगा कि इब्न बतूता भारतीय डाक प्रणाली की कार्यकुशलता से क्यों आश्चर्यचकित हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा कि इब्न बतूता एक प्रसिद्ध यात्री और विद्वान भारतीय डाक प्रणाली की कार्य कुशलता से इसलिए आश्चर्यचकित हुआ क्योंकि उस समय की अत्यंत संगठित और प्रभावी प्रणाली थी। जैसे एक में दिया है घोड़ा डाक, हर 4 मील पर सवारी घोड़े तैनात होते थे जिससे संदेशों को तेज़ी से पहुंचाया जा सके। बी में पैदल डाक, इसमें दावा होता था इसका नाम। पैदल डाक प्रणाली में प्रति मील 3 स्टेशन और 1/3 मील को दावा कहा जाता था। मतलब दावा कैसे कहा जाता था कि पैदल डाक प्रणाली प्रति मील 3 स्टेशन होते थे और 1/3 मील को दावा कहा जाता, मतलब 1/3 जो मील होता था उसको दावा कहा जाता था, जिसमें पैदल संवेदन वाहकों द्वारा भी तेज़ी से संदेश पहुंचाए जाते थे। तो उसके बाद क्या था, इसके बाद पैदल डाक हो गया। उसके बाद किस तरह किया जाता था कि व्यापार और सूचना का आदान प्रदान, मतलब व्यापार और सूचना का भी आदान प्रदान किया जाता था उस टाइम पर। तो इसमें से क्या हो जाएगा इसका कि यदि प्रणाली इतनी कुशल थी कि व्यापारियों को न केवल सूचना भेजने और लंबी दूरी पर ऋण भेजने की अनुमति मिली बल्कि छोटी सूचना पर आवश्यक वस्तुओं को भेजने में भी मदद मिली। मतलब क्या हुआ, जो मतलब सूचना आता था, मतलब कोई भी वस्तु आसानी से मतलब पास हो जाता था इससे, मतलब इसके कारण से। अगले से क्या बोल रहे हैं, सुरक्षित और तेज संचार, मतलब इस व्यवस्था में संदेशों को सुरक्षित और तेज़ी से स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाता था। मतलब क्या बोल रहा है कि मतलब जो इससे क्या होता था, जो संदेश को सुरक्षित एकदम मतलब पूरा सेफ्टी से और मतलब आसान तरीके से भेजा जाता था और मतलब बहुत ही जल्दी पहुंच जाता था। बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जो इब्न बतूता के लिए विशेष रूप से प्रभावशाली था, मतलब यही सब इसके लिए प्रभावशाली रहा था। तो इसका आंसर यही होगा। तो आप इसका आंसर आप लोग लिख लीजिएगा। इसके बाद क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सूती सिलसिले का अर्थ लिखिए। सूती सिलसिले का अर्थ क्या है सो लिखिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि सूती सिलसिले का शाब्दिक अर्थ
सूती सिलसिले का शाब्दिक अर्थ जरीर या श्रृंखला है। मतलब सूती सिलसिले का अर्थ क्या होता है? जरीर या श्रृंखला। सूफीवादी में यह एक आध्यात्मिक वंश या परंपरा को दर्शाता है, जहाँ एक सूफी गुरु पीर, जिसको पीर बोला जाता था, अपने सदस्यों रहस्यमय ज्ञान और आध्यात्मिक शिक्षाओं को अपने शिष्यों मुरीदों को हस्तांतरित करता है। यह सिलसिला गुरु और शिष्य के बीच एक सतत आध्यात्मिक कड़ी का प्रतीक है। यही होगा इसका आंसर, लिख लीजिएगा। तो अगला क्वेश्चन अब की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? तो बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है कि कबीर और नानक की विचारधाराओं में 2 समानताएं बताइए। मतलब जो कबीर और नानक थे, उन दोनों की विचारधाराओं में जो 2 समानताएं थे वो हमको बताना है। तो चलिए चलते हैं। तो उसमें पहला समानताएं क्या था कि ईश्वर की एकता और निराकार उपासना पर बल। दोनों ही संतों ने एक ईश्वर की अवधारणा पर बल दिया और मूर्ति पूजा तथा कार्यकांडों का विरोध करते हुए ईश्वर के निराकार स्वरूप की उपासना को महत्व दिया। मतलब दोनों ने अपने अलग अलग तरीके से इसको महत्व दिया। अगला क्या हो जाएगा इसका कि इसका हो जाएगा सामाजिक समानता और आंडवरों का विरोध। तो सामाजिक समानता था और उसके आंडवरों का विरोध जो किया था सो बताना है। उसको क्या लिखा है कि दोनों ही जाति पाति धार्मिक भेदभाव और सामाजिक आंडवरों का विरोध किया तथा प्रेम भाईचारे को मानवता की सेवा पर जोर दिया। तो इसका यही आंसर हो जाएगा। ये आंसर आप लोग लिख लीजिएगा। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमारा वीडियो डालते ही सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 11 मेरा सेक्शन नंबर सी में चल जाता है। सेक्शन सी में कितना है कि 3 मार्क्स का रहेगा क्वेश्चन, जो कि 2 क्वेश्चन रहेगा, उसमें 3 मार्क्स का रहेगा क्वेश्चन। तो पहला इसमें से क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि क्वेश्चन की भूमि स्वामित्व के बारे में बर्नियल के विचारों का वर्णन करें। मतलब जो बर्नियल थे उनके विचारों का वर्णन करना है हमको। चलिए आंसर की ओर चलते हैं। तो बर्नियल के भूमि स्वामित्व के संबंधी विचार, तो इसका क्या हो जाएगा कि फ्रांकोइल बर्नियर एक फ्रांसीसी यात्री और चिकित्सक के मुगल भारत के भूमि स्वामित्व के बारे में अपने विचार प्रस्तुत किए, जो पश्चिमी यूरोप से काफ़ी भिन्न थे। उनके विचारों के प्रमुख बिंदु इस प्रकार हैं। तो इसमें पहला क्या है? पहला है राज्य का स्वामित्व। तो बर्नियर का मानना था कि मुगल भारत में अधिकांश भूमि पर राज्य का स्वामित्व था, न इनकी व्यक्तियों का शासन भूमि का अपने कुलीनों और जागीरदारों को वितरित करते थे, लेकिन यह स्वामित्व अस्थायी नहीं था और इस बच्चों को हस्तांतरित नहीं किया जा सकता था। उसके बाद दूसरा क्या हो जाएगा? इसमें क्या बोल रहे हैं कि जो जागीरदार थे उसका स्वामित्व को अस्थायी नहीं रख पाता था, बच्चों को हस्तांतरित नहीं किया जा सकता था इसके कारण से। और दूसरा क्या बोल रहा है? उत्पादन पर नकारात्मक प्रभाव, जो उत्पादन था उस पर नकारात्मक प्रभाव कैसे पड़ा। तो इसमें क्या बोल रहा है कि बर्नियर ने तर्क दिया कि भूमि को स्वामित्व के अभाव में भूधारक उत्पादन बढ़ाने या भूमि गुणवत्ता में सुधार करने कोई रुचि नहीं लेती। जो गुणवत्ता था उसे सुधार करने में, मतलब उसमें से कोई भी रुचि नहीं ले रहा था धारक उत्पादन बढ़ाने में, क्योंकि वे जानते थे कि यह उनके बच्चों की विरासत में नहीं मिलेगी और उनको पता था कि उसके बच्चों को जो कृषि उसे करता है वो इसकी विरासत में नहीं मिलेगी। तो क्या किया, इससे कृषि उत्पादन को नुकसान हुआ, जिससे कि क्या हुआ, कृषि उत्पादन को बहुत ही नुकसान झेलना पड़ा। अगला क्या बोल रहा है कि उन्नत जमींदारों के उदय में बाधा। बर्नियर के अनुसार भूमि पर शाही स्वामित्व ने पश्चिमी यूरोप की तरह सुधार करने वाले जमींदारों के एक वर्ग के उभरने को रोक दिया, जो कृषि के निवेश करते और इसे विकसित करते हैं। अगला क्या बोल रहा है? इतना ही है इसमें, इसका क्वेश्चन इतना ही है। इसको लिख लीजिएगा। कितना टॉपिक है इसमें? 1 है, 2 है, 3 है। इसमें 3 है, इसको लिख लीजिएगा। चलिए चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है कि निर्गुण और सगुण भक्ति में क्या अंतर है, सो बताना है। यहाँ निर्गुण और सगुण भक्ति में क्या अंतर है, सो बताना है।
चलिए चलते हैं आंसर की ओर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि निर्गुण और सगुण भक्ति में मुख्य अंतर इस प्रकार से हैं। पहला है ईश्वर का स्वरूप। क्या बोल रहा है कि सगुण भक्ति में ईश्वर को साकार रूप से पूजा जाता है, राम या कृष्ण की मूर्ति पूजा, जबकि निर्गुण में भक्ति में ईश्वर को निराकार और गुणों से परे माना जाता है, इसका कोई निश्चित रूप या आकार नहीं होता है। मैं क्या बोल रहा है, जो सगुण बोला जाता है किसको बोला जाता है, जो ईश्वर को मतलब मानता है और उसको पूजा करता है। और सगुण निर्गुण किसको बोला जाता है, सगुण बोला जाता है इसको जो भक्ति करता है ईश्वर का, और निर्गुण बोला जाता है ईश्वर का भक्ति नहीं करता, उसी को बोला जाता है निर्गुण। तो इसके बाद क्या बोल रहा है कि आराधना का तरीका, मतलब आराधना का तरीका क्या हो जाएगा कि सगुण भक्ति में भक्त ईश्वर के गुणों, लीलाओं और अवतारों का स्मरण करते हैं और उनकी पूजा करते हैं, जबकि निर्गुण भक्ति में ईश्वर की निराकारता और अद्वितीयता ध्यान करते हैं और उसका अनुभव करने का प्रयास करते हैं। अगला क्या बोल रहा है, सामाजिक सरोकार। इसमें क्या बोल रहा है कि निर्गुण धारा के कवि अक्सर सामाजिक सुधारों पर बल देते हैं, जबकि सगुण धारा के कवि लोग मंगल और भक्ति माध्यम से समाज का सद्भाव स्थापित करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। तो इसका सारा का आंसर दे दिया हूँ। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें, ताकि आप हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्यारा सा कमेंट कर दें। चलिए मिलते हैं अब अगले वीडियो में।